ठीक है, तो ये आज का न्यूज़पेपर है। इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको हम देखते हैं। ये पहला आर्टिकल अच्छा था। टॉप कोर्ट टू हियर आर्टिकल 143 डिफरेंस ऑन प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स पावर ऑन जुलाई 22। इसमें क्या है, आर्टिकल 143 की बात की गई है। आर्टिकल 143 क्या है? आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट जो है सुप्रीम कोर्ट से किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी विषय पर उनकी राय मांगते हैं। ठीक है, ये राय जो भी सुप्रीम कोर्ट राय देगी वो बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट पर। ठीक है, और ये राय किस विषय में थी कि हमने देखा था, एक निर्णय आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रेसिडेंट हैं और गवर्नर हैं उनके पास जब कोई बिल जाता है तो उनको एक टाइम बाउंड मैनर में वो डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ऐसी कोई लिमिटेशन तो दी नहीं है, इसलिए कई बार वो पेंडिंग रह जाता है गवर्नर के पास या प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, जिसको हम पॉकेट वेटो कहते हैं। तो उसी को एक तरह से कम कर्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी। तो इसमें आर्टिकल 200 का भी जिक्र है, आर्टिकल 201 का भी जिक्र है। आर्टिकल 200 ये दोनों ही गवर्नर से रिलेटेड है। 200 में क्या होता है कि जब गवर्नर के पास कोई बिल आता है तो उनको अपनी असेंट देनी होती है, ये देनी होगी। और 201 में क्या है कि अगर कोई बिल वो चाहते हैं कि प्रेसिडेंट के पास भेजा जाए तो उसको रिजर्व कर लेते हैं और वो प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब वो प्रेसिडेंट के ऊपर है कब उस पर डिसाइड करेंगे या वापस करेंगे। ठीक है, इस केस में वापस नहीं करते हैं अगर वो मनी बिल नहीं। हाँ, मनी बिल। ठीक है, फिर दूसरा है, ये फालतू की न्यूज़ है। ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर देख सकते हो कि जो पीएसयू के डिविडेंड्स हैं वो डबल हो गए 2020 के पक्ष में। ठीक है, कुछ खास नहीं निकला इसमें। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ये किस कैंडर में आती है? जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स है। ठीक है, उस कैंडर में। इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं था, इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। सब ज़्यादातर पॉलिटिकल न्यूज़ है, उसको आप छोड़ सकते हैं। हाँ, ये फाइटर जेट न्यूज़ में था काफ़ी, यूके का था, जिसको केरला में रोका गया था शायद। कुछ उसमें टेक्निकल फॉल्ट है जो भी थी उसको सही करने के लिए वहाँ पे ग्राउंडेड था और काफ़ी दिन से वहाँ पे था। हाँ, ये अच्छी न्यूज़ है। अच्छी न्यूज़ क्या, एक तरह से एनालिसिस है कि जैसे क्लाइमेट चेंज कैसे असर कर रहा है बाकी बाकी जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं। ठीक है, तो इसमें कश्मीर के सेब की बात की गई है कि जैसे-जैसे गर्मी बढ़ रही है उनको ठंड में भी दिक्कत हुई, पाले पड़े। ठीक है, गर्मी में दिक्कत हो रही है, अभी जैसे समर बढ़ रहा है वैसे-वैसे उनकी जो फसलें हैं वो खराब हो रही हैं। ठीक है, वहाँ पे जैसे वहाँ पे अ, अभी बारिश के टाइम में भी गर्मी है, काफ़ी गर्मी है। इवन जो रात का समय है उस समय बहुत गर्मी होती है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, सेब खराब हो रहा है, सेब की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। और इसमें एक चीज़ आया, हीट वेव। हीट वेव कब होता है? हीट वेव जब नॉर्मल टेम्परेचर से 4.5 डिग्री से 6.4 डिग्री ज़्यादा हो जाए। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर मान लो कि कहीं का एवरेज जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 30 डिग्री है। ठीक है, अब किसी एक मौसम में ये इसमें 30 में प्लस 4.5 से लेके मतलब 6.4 इतना अगर बढ़ जाए तो वो हीट वेव की कंडीशन में आता है। ठीक है, और 6.4 से भी ऊपर हो जाए तो वो सेवर हीट वेव होता है। ठीक है, और ऐसा हम देखते हैं हमारे यहाँ हीट वेव नॉर्मल हर शहर में हम फेस करते हैं। फिर ये भी एक न्यूज़ थी, मतलब कोई बहुत खास न्यूज़ नहीं है लेकिन ठीक है, दिल्ली ढाका टाइज में, क्योंकि जो इंडियन फिशरमैन है अक्सर, क्योंकि मेरे टाइम बाउंड्री कोई ऐसे हम लोगों ने तो हमको पता है भाई 20 नॉटिकल माइल 200 नॉटिकल माइल के बाद इंटरनेशनल वाटर शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप इंटरनेशनल वाटर में हो और दूसरे देश का पहुंच जाओगे नहीं पता चलेगा। ठीक है, वो उनके हिसाब से जो उनका 200 नॉटिकल माइल होगा उस तक उनका बॉर्डर पड़ता है। तो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर कोई ऐसा एकदम डिमार्केट तो है नहीं कहीं पे, तो क्रॉस कर जाते हैं और कई बार उनको वार्निंग देकर छोड़ जाती है। लेकिन ये शायद रिसेंट में देखा गया है कि अब वो क्या करते हैं, बांग्लादेश के जो ऑफिशियल्स हैं या पुलिस उनकी जो पेट्रोलिंग टीम है वो अरेस्ट कर लेती है। पहले नहीं होता था ऐसा, लेकिन जब से वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई तो उनके रुख थोड़े बदले हैं। ठीक है, हाँ, ये एनआईआरएफ का इसमें है कि जैसे जो इंस्टीट्यूशन पेपर पब्लिश करते हैं, अगर उनको रिट्रैक करना पड़ा अपना पेपर, रिट्रैक कब करते हैं, कई केसेस होते हैं, जैसे मान लो कि फॉल्ट इन्फॉर्मेशन या फॉल्ट एनालिसिस हुई या कुछ कंट्रोवर्शियल चीज़ें हो गई, तो उनको कहा जाता है कि भाई अपना पेपर रिट्रैक कर लो, वापस ले लो। ठीक है, तो अगर किसी इंस्टीट्यूशन से बहुत ज़्यादा पेपर मतलब आप रिसर्च पेपर बनाते हो फिर पब्लिश करते हो फिर उसको रिव्यू होता है तो उस हिसाब से वो आगे बढ़ता है या फिर वापस ले लेते हो कि नहीं इसमें कुछ गलतियां थी हमें सुधारनी है। तो अगर बहुत ज़्यादा रिट्रैक्शन हो रहा है तो मतलब आप सही से पेपर नहीं लिख रहे हो या आपका रिसर्च सही नहीं है। ठीक है, तो उससे फिर बदनामी होती है इंडिया की भी, मतलब जैसे हमारे मान लो कि इंटरनेशनल मैगजीन में छपा और सही एनालिसिस नहीं था तो बदनामी होगी कि भाई ये तो कुछ भी छाप दिए हैं। तो अगर ऐसा केस हुआ तो उन्होंने कहा कि वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको निगेटिव स्कोर देंगे, मतलब निगेटिव मार्किंग जिसको कहते हैं एक तरह से। ठीक है, ये निगेटिव स्कोर या निगेटिव मार्किंग उस केस में होता है जैसे हम इंस्टीट्यूशंस की जब रैंकिंग डिसाइड करते हैं तो उन्हीं स्कोर्स के हिसाब से डिसाइड करते हैं ना। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है उसमें उसमें ये इफेक्ट करेगा जो इंस्टीट्यूशन हैं, अगर वो उनके जो पेपर्स हैं रिट्रैक्ट हुए बहुत ज़्यादा तो। ठीक है, ये न्यूज़ काफ़ी दिन से मतलब न्यूज़पेपर में है। आपसे अक्सर देखते हैं बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, मतलब जो इलेक्टोरल रोल हो रहा है उसमें जिनके नाम इलेक्टोरल रोल पे जिनके नाम थे उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये सही मतलब ये यहीं के वोटर हैं या नहीं है। ठीक है, तो इसका काफ़ी विरोध भी है और काफ़ी फेवर में भी लोग हैं। तो ये अभी न्यूज़ में है। ऐसा उम्मीद है कि बाकी भी स्टेट में ये होगा। ठीक है, जो इलेक्टोरल रोल से वोटर के नाम है वो वेरीफाई होंगे। ठीक है, बाकी सब न्यूज़, तो ये एक न्यूज़ थी सिटीजनशिप को लेके, खैर ठीक है, ऑल्दो रैंडम न्यूज़ है। इसमें है कि जैसे ये बंदा पाकिस्तान से था, पाकिस्तानी नागरिक था, ये इंडिया आया
तो इंडिया आने के बाद इसने अपनी जो पाकिस्तानी नागरिकता थी वो मतलब दे दी कि हमें नहीं, हम इंडिया के नागरिक होना चाहते हैं, ठीक है। 2007 में आया था, 2009 में। तो उसके बाद एक होता है ना नेचुरल नेचुरल सिटीजनशिप बाय नेशनलाइजेशन ऐसे करके, ठीक है। तो इसको ये लगा था कि अब तो सिटीजनशिप मिल जाएगी, फिर सीए वाला अमेंडमेंट भी आ गया, लेकिन इसको अभी तक सिटीजनशिप नहीं मिली। तो वही इसी था। वैसे अपने यहाँ किसमें आर्टिकल 5 से है ना, आर्टिकल 5 से 10, आर्टिकल 5 से 10 के बीच में सिटीजनशिप के ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च दिल्ली, इसने एक तरह से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है कि कुछ इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेट करके इनको मलेरिया की वैक्सीन प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। कौन सी वैक्सीन है? रिकॉम्बिनेंट टिमेरिक मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन, ठीक है, एट 12 सी वैक्स, ठीक। ये वैक्सीन का नाम है और किसके खिलाफ है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम, जो जिसके कारण से मलेरिया होता है, ठीक है। फिर नेशनल मेडिकल कमीशन के चेयरमैन बने हैं अभिजीत सेठ। इसमें यही मुझे इंपॉर्टेंट लगी, बाकी सब तो न्यूज़ है बस। फिर ये इंपॉर्टेंट है, जैन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी को पढ़ने के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई, जैन मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एट गुजरात यूनिवर्सिटी, ठीक, गुजरात यूनिवर्सिटी पे। इसमें क्या, डिपार्टमेंट फॉर वैलिडेशन ऑफ इंडिक नॉलेज थ्रू एडवांस रिसर्च फंडेड बाय प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम, ठीक है। बाकी इसमें कुछ कुछ खास न्यूज़ नहीं मिली। इसमें मतलब एक तो जैन हिस्ट्री, जैन की जो एक तरह से जो भी मैन्युस्क्रिप्ट है उनके ऑलरेडी प्रिजर्व है, उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया है। ब्रिक्स फोरम सी इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ एआई बेनिफिट, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज पता ही है, और इनकी जो मीटिंग चल रही है कहाँ, ब्रिक्स की इस समय सारी मीटिंग्स जो होंगी ब्राजील में होंगी, क्योंकि इस साल ब्राजील होस्ट कर रहा है ब्रिक्स, ठीक है। तो ये भी ब्राजील में हुआ, रायो में, हाँ, रायो डी जेनेरियो। तो उसमें ही इनके अपने अपने वो हैं व्यूज़ कि जो भी एआई से जो भी बेनिफिट हो वो सबको मिले, क्योंकि ऐसा माना गया है कि जो नॉर्थ है, जो नॉर्थ मतलब पॉलिटिकल नॉर्थ, एक तरह से पॉलिटिकल साउथ, पॉलिटिकल नॉर्थ होता है ना पॉलिटिक्स के टर्म में, तो सारे बेनिफिट उनको मिल रहे हैं एक तरह से, या जो डेवलप कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट मिल रही है एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, क्योंकि वो अच्छे से इस टेक्नोलॉजी को हार्नेस कर पा रहे हैं। जो सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो उसको अच्छे से हार्नेस नहीं कर पा रही हैं, तो वो पीछे लैग कर रही हैं। तो इनका वही राय मशवरा है कि मतलब भाई सबको बराबर बेनिफिट मिले, ठीक है। ये इंडिया ईएफटीए किसके बीच में है? यूरोपियन ब्लॉक, ठीक है। इस यूरोपियन ब्लॉक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, याद है? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप, यार इसमें 4 कंट्रीज है ना मुझे, हाँ ये देखो, आइसलैंड, लाइकेनस्टीन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ठीक है। यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, इसमें 4 कंट्रीज हैं, आइसलैंड, लाइकेनस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ये ईयू का हिस्सा नहीं है, ये ईयू के पार्ट नहीं है, ठीक है, ये ईयू के पार्ट नहीं है ये चारों। ईयू अलग चीज़ है और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन अलग चीज़ है। फिर ये किसके ऊपर था? एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस दैट हैव रिलेटेड डिमांड, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जीएसटी को लेकर अक्सर न्यूज़ में था, कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता वैसे भी। इसमें सिर्फ गोल की, टेक्सटाइल वाले में सिर्फ गोल की बात हुई है। फाइबर न्यूट्रल जीएसटी एट 5%, इसमें हमारा जो इनका एम है $1 बिलियन एक्सपोर्ट का था ना, वही बताया इसमें, इंपॉर्टेंट वही मुझे लगा। टारगेट ऑफ वन नहीं, $100 बिलियन एक्सपोर्ट का है, ठीक है। और 250 बिलियन डोमेस्टिक सेल्स बाय 2030, बस ये इसमें इंपॉर्टेंट था, बाकी तो कुछ नहीं। टारगेट हमारे यहाँ सेट होते रहते हैं, फिर गोल पोस्ट चेंज होता रहता है। इसमें क्या था? साइंटिस्ट फ्रॉम आईएनएसटी आईआईटी मेक वाटर फिल्टर विद लाइट वाइब्रेशंस, ठीक है। वाटर फिल्टर मतलब हमने देखा है कि एक तो अपने जो आर होता है, आर क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में लेयर्स यूज होती हैं, कार्बन लेयर्स यूज होती हैं, उसको मतलब उसकी मदद से हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। पर ये जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नहीं, आईएनएसटी क्या है? नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, धारवाड़, आईआईटी धारवाड़ में, ठीक है, मोहाली धारवाड़। 3 इंस्टीट्यूट हैं इसमें, आईएनएसटी मोहाली, जो मोहाली में है, आईआईटी धारवाड़ और आईआईटी खड़गपुर, खड़गपुर कलकत्ता, वो बंगाल वाला। धारवाड़ कहाँ पे? धारवाड़ कर्नाटक में शायद ना, पता नहीं। तो ये इन लोगों ने मिलकर एक चीप रियूजेबल वाटर फिल्टर बनाया है। इसका इस्तेमाल किया है अ, इन्होंने 2-3 चीज़ों का इस्तेमाल किया। पहले उसको 3D प्रिंट किया था, एक पॉलीलैक्टिक एसिड को, फिर मतलब उसकी एक पतली शीट बनाई, फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को यूज़ किया है, फिर मतलब जो बिस्मथ फेराइट होता है उसके पार्टिकल्स यूज़ किए हैं। मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स तो नहीं पूछेगा ये कोई भी नहीं पूछेगा। देखो पानी को साफ करने के लिए और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? ओजोन, ठीक है, फेंटन,
और ये सब जो है इनको बर्न किया जाता है जब इनको मतलब जब इनको जो केमिकल केमिकल रिएक्शन से करते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन में आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होता है। एक ठीक है, इसमें कुछ हमें जो भी इंपॉर्टेंट था बता दिया। फिर हाँ, बायो इमो क्या है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है या कह सकते हो एआई है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ये क्या करता है, जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है, पर ये बनाता नहीं है, प्रेडिक्ट करता है उनके फाइनल कंक्लूजन की ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, प्रोटीन ऐसा ऐसा हो सकता है। वो ये नहीं बताता कि ये कंक्लूजन कहाँ से आया। अब वो साइंटिस्ट के ऊपर है, वो उसको डिस्कवर करें कि कैसे आया। इसके पहले क्या था, इसके पहले एक और थे, आपने अल्फा फोल्ड नाम सुना होगा ना? अल्फा फोल्ड, अल्फा फोल्ड। ठीक है, वो किसका था? गूगल का था वो। हम्म, वो गूगल का था अल्फा फोल्ड, और ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, एक तरह से नए नए स्ट्रक्चर्स ये डिजाइन करता है अपने हिसाब से। जो भी उसको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऑब्वियसली बात है, मॉलिक्यूल्स इन्फॉर्मेशन देते होंगे, तो उस हिसाब से फिर वो डिजाइन करता है, एक फाइनल कंक्लूजन देगा कि ऐसा प्रोटीन हो सकता है। ये कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं ना मॉलिक्यूल्स के, तो कई सारे प्रोटीन का स्ट्रक्चर देता है, फिर उसके हिसाब से उसको देखते हैं कि ये कहाँ यूज हो सकता है। फिर रेयर डिसीज के बारे में, रेयर डिसीजेस हम किनको रेयर डिसीज कहते हैं? जो मतलब रेयर डिसीजेस नॉर्मली वो डिसीज होती हैं जिनके बारे में इन्फॉर्मेशन कम है, या बहुत कम लोगों के इफेक्ट करती हैं। शायद पता नहीं, 1 लाख में एक ऐसे कुछ था इसका रेशियो, 1 लाख में एक, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। ठीक है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड करीब 10,000 रेयर डिसीजेज हैं। ठीक है, और इससे करीब 30% चिल्ड्रन जो है इफेक्टेड हैं। कई बार तो पता भी नहीं चलती कि रेयर डिसीज है। ठीक है, और कई बार इनके इलाज भी नहीं मिलते हैं क्योंकि ये रेयर है, इसलिए इन पे ज़्यादा वर्क नहीं। अब मान लो कि जैसे जो रेगुलर बीमारियां होती हैं, कॉलरा, मलेरिया, टाइफाइड, ये सब लोग जानते हैं, इसके इलाज मिल जाएंगे, दवा मिल जाएगी। लेकिन जो रेयर डिसीज है, किसी एक बच्चे को कोई डिस्ट्रॉफी है या कुछ और है, तो वो पता भी नहीं चलता कि भाई इसको है और इसको कैसे सही करना है। ठीक है, तो वही बता रहा है सर कि ये अगर, हाँ मैम, सर ये 1 in 5,000 होती है। 1 in 5,000। हम्म। ठीक है, 1 in 5,000, तब वो रेयर डिसीज होगी। हम्म, ये मुझे मुझे लगता है, और मैंने देखा था, चलो कोई नहीं, इसमें होगी तो। हाँ, सर इन और इसमें इंडिया लिखा, इन इंडिया 1 in 5,000 है। ठीक है, और इसमें कई बार इनकी जो बीमारियों के इलाज मिल भी जाते हैं ना, तो बहुत महंगे होते हैं, उनको लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। तो उसके लिए क्या करते हैं वो, फिर वही फिर फंड रेजिंग वगैरह होती है। आपने कई बार देखा होगा, वैसे न्यूज़ आती होंगी आपको फंड रेजिंग से रिलेटेड। ठीक है, कि भाई इनको ये बीमारी है और इसको इलाज के लिए इतना पैसा चाहिए, आप इनको पैसे दे दो, ऐसे करके। ठीक है, इवन जो यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, उसने केवल 5% से कम रेयर डिसीजेस के जो वो है, मतलब ट्रीटमेंट है, उनको एक तरह से अप्रूव किया है। ठीक है, क्योंकि इन पे उतना रिसर्च भी नहीं होती ना। हर अब जो रेगुलर चीज़ें हैं, रेगुलर बीमारियां हैं, उन पे ज़्यादा रिसर्च होती हैं। अब जो रेयर है तो उस पर उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं करती कोई प्राइवेट कंपनी, वैसे भी नहीं करेगी क्योंकि उसको बेनिफिट मिलेगा नहीं, है ना? ठीक है, फिर ये काफ़ी दिन से न्यूज़ में है, जो क्रैश रिपोर्ट है उसको लेके। हमारे लिए इसमें कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है, आप इंटरेस्ट के कारण पढ़ सकते हो, लेकिन इसमें हमें कोई काम का चीज़ नहीं मिलेगा। हाँ, एक चीज़, एक दो चीज़ें हैं, जैसे कि कौन सी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होती हैं अगर कोई एक्सीडेंट होता है, ऐसा एयर क्रैश होता है, तो कौन सी डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व होती हैं उसका, या जो जो एयर एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो होती हैं एक तो, हाँ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो भी संस्थाएं होती हैं, चाहे इंडिया की हो चाहे इंटरनेशनल हो। जैसे इसमें हमने देखा कौन सी संस्था थी, इंडिया एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, ये इंडिया की संस्था है। ठीक है, अभी हमने एक और नाम देखा था। हाँ, हाँ, यूएस की कौन सी है, नेशनल ट्रांसपोर्ट सेफ्टी बोर्ड। तो ये सारी संस्थाएं इन्वॉल्व होती हैं इनको वो करने में। हमारे यहाँ एक और है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए। ये सारी संस्थाएं इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ये फिर उसके बाद है मैटर और एंटी मैटर की डिबेट बहुत दिन से चल रही है। ऐसा माना जाता है कि जो मैटर है उनके ही इक्वली और अपोजिट एंटी मैटर भी होते हैं पूरे यूनिवर्स में। ठीक है, और यूनिवर्स एंटी मैटर से, मतलब यूनिवर्स में जितने मैटर होंगे उतने ही एंटी मैटर भी होंगे। पर ऐसा नहीं है। जो भी साइंटिस्ट ने रिसेंट एक्टिविटीज़ या रिसेंट एक्सपेरिमेंट किए हैं, उससे उनको पता चला कि वो जो एक सीपी होता है, कॉन्जुगेशन पैरिटी जिसको कहते हैं, वो डिस्टॉर्ट हो सकता है। कॉन्जुगेशन पैरिटी में क्या होता है कि मान लो कि किसी क्वेश्चन में मैटर है, कोई भी मैटर है, ठीक है, उसको आप रिप्लेस कर दो उसके इक्वल एंटी मैटर से। ठीक है, तो उस उनके हिसाब से वो इक्वेशन चेंज नहीं होगी। मतलब मैटर में कोई भी मैटर होता है तो उसका एक चार्ज होगा, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल जो भी होगा, और उसका जो एंटी मैटर होगा उसके एकदम ठीक अपोजिट होगा और फ्लिप होगा। ठीक है, इनका भी एक फ्लिप होता है ना, मान लो कि लेफ्ट फ्लिप कर रहा है या राइट, अगर ये लेफ्ट फ्लिप कर रहा है तो उसका जो एंटी मैटर होगा वो राइट फ्लिप करेगा। ठीक है, तो अगर इसको हम रिवर्स कर देते हैं तो वो अपना एंटी मैटर बन जाएगा खुद का, ऐसा माना जाता है थ्योरेटिकली। उसका चार्ज भी एकदम अपोजिट हो जाएगा और क्या कहते हैं फ्लिप भी। तो वो एंटी मैटर, मैटर एंटी मैटर, ठीक है, एक तरह से। लेकिन ऐसा नहीं है, ये चीज़ अभी इन लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने पाया कि वो सीपी डिस्टॉर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप किसी मैटर को एंटी मैटर से रिप्लेस कर दोगे तो वो इक्वेशन चेंज हो जाएगी उनके हिसाब से। खैर ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है, इसको इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही समझने के लिए समझ लो। ये एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट था, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, यूरोप में हो रहा है, काफ़ी दिन से हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है, हमने देखा था। ठीक है, यहाँ पे वो गॉड्स पार्टिकल, ठीक है, गॉड्स पार्टिकल मिला था। फिर ये क्या, व्हाट डज द शुगर एंड सॉल्ट लेबलिंग से? अभी रिसेंट गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि मतलब किसी भी
खाने में जितना भी शुगर और सॉल्ट, ऑयल ये सब होता है वो उनको बताना चाहिए। एक तरह से डिस्प्ले लगा के लिखो कि भाई इसमें इतना तेल, इतना मसाला, इतना नमक और शुगर वगैरह यूज़ होता है हुआ है इसमें, ठीक है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम मतलब लोग बच्चे, खासकर बच्चे टेस्ट के लिए खा लेते हैं और उनको पता नहीं रहता मतलब कि क्या नुकसान कर सकता है ये। तो जब आप वार्निंग कोई कहीं भी जब तक वार्निंग नहीं दोगे ना, तो लोग उसको फॉलो करते जाते हैं अपनी हैबिट के हिसाब से। तो ये एक तरह से उनको वार्निंग सिग्नल देने के लिए कि देखो तुम ये चीज़ें खा रहे हो, तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी, तुम्हें नुकसान पहुँचाएगी। अगर आपको वो रोज़ दिखेगा ना, तो हो सकता है वो आप कदम पीछे खींच लोगे, ठीक है। तो बस यही तरीका था। क्योंकि हमारे यहाँ जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ हैं, वो इन्हीं खाने-पीने की डाइटरी हैबिट्स के कारण से ज़्यादा हैं, ठीक है। और तो इसमें कुछ नहीं था। बाकी तो सब जाफना का, ये जाफना की न्यूज़ थी, ये भी पॉलिटिकल एक तरह से वहाँ का जो मतलब हमने देखा था, जो उनके लिट्टे का संघर्ष था, लिट्टे जो लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल थे, ठीक है? उनके सपोर्टर्स को मारा गया था और उनकी मास ग्रेव बनाई गई थी। तो वो वहाँ पे मिली थी, काफ़ी पॉलिटिकल स्टॉर्म हुआ था। वो अभी रिसेंट में यही हो रहा है कि जो मास ग्रेव्स हैं उनको खोद के देखा जाए कि कितने लोग को मारा गया था ऐसा करके। ठीक है, ठीक है।